आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लगातार आप बने हुए हैं और आज हम जान रहे हैं टॉपिक बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। इससे पहले हमने शारदा एक्ट जाना था। शारदा एक्ट भी बाल विवाह को रोकने के लिए बनाया गया, लेकिन वो 1929 में पारित हुआ वाला एक्ट था। 1930 में लागू हुआ था, जहां विवाह के लिए आयु लड़कों की 18 और लड़कियों के लिए 14 वर्ष रखी गई थी। अब ये जो हम कानून जान रहे हैं, यह बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, जो 1 नवंबर 2007 को लागू हुआ है। इस कानून के बारे में आज हम जान रहे हैं, जहां एक प्रमुख परिभाषा धारा 2 में हम पढ़ेंगे बालक, यानी इस अधिनियम के अंतर्गत बालक किसे माना गया है, बालक किसे कहा गया है। तो इसमें कहा है, यदि वह नर है तो जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की, यानी जो 21 साल का नहीं हुआ, अगर नर है, मेल है तो, और अगर वो नारी है तो जिसने 18 साल की आयु पूरी ना की हो। इस कानून के अनुसार उसे बालक माना जाएगा। नेक्स्ट हम जानते हैं अब इस अधिनियम की धारा 3। अधिनियम की धारा 3 कहती है कि किसी भी बाल विवाह को बालक के विकल्प पर शून्य करणीय किया जा सकेगा। यानी कोई बाल विवाह हुआ है तो बालक के कहने पर, बालक के ऑप्शन पर, बालक के विकल्प पर उस विवाह को शून्य करणीय घोषित किया जा सकता है। धारा 3 कह रही है, जिसके लिए अर्जी देनी होगी, तो अर्जी जो है या तो कोई वाद मित्र दे सकता है बालक की तरफ से, या ये बालक दे सकता है। अगर बालक अवयस्क है तो अर्जी वाद मित्र अथवा बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के मार्फत दी जा सकती है। अब बाल विवाह को शून्य करणीय कराने के लिए ऐसी अर्जी कब तक दी जा सकती है? तो ऐसी अर्जी बालक के वयस्क होने के 2 वर्ष के भीतर ऐसी अर्जी न्यायालय में दी जा सकती। तो ये धारा 3 कह रही है, आपको सामान्य बात जाननी है कि बालक के विकल्प पर किसी विवाह को शून्य करणीय किया जा सकता है, धारा 3 में। धारा 4 ये कहती है कि जब बाल विवाह हुआ और उस विवाह को बालक के विकल्प पर शून्य करणीय कर दिया, तो यहां अब जो महिला
संविदाकारी पक्षकार है, इसके भरण पोषण की बात होगी। बाल विवाह ऐसा विवाह होता है जिसका कोई एक संविदाकारी पक्षकार बालक हो, लड़का हो या लड़की, एक भी अगर बालक है तो उस विवाह को हम बाल विवाह कहेंगे। धारा 4 में कहा है कि बालक के विकल्प पर विवाह हो गया, शून्य करनी है। तो अब ये जो महिला संविदाकारी पक्षकार है, इसके भरण पोषण का क्या प्रावधान है? तो इसके भरण पोषण के लिए इसके पति का दायित्व होगा इसका भरण पोषण करना, और अगर पति भरण पोषण करने में असमर्थ हो, तो पति अगर असमर्थ हो तो पति के पिता द्वारा भरण पोषण किया जाएगा। भरण पोषण की जो राशि है वो एक मुश्त दी जा सकती है या माहवार दी जा सकेगी, जैसा तय हो, न्यायालय को जैसा उचित लगे। और भरण पोषण की जो राशि है वो परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दी जाएगी। नेक्स्ट जानेंगे धारा 5। भाई महिला के भरण पोषण की तो हमने बात कर ली। ऐसा भी हो सकता है कि बाल विवाह से कोई संतान उत्पन्न हो गई हो और उसके बाद बाल विवाह शून्य करनी हो गया। तो ये जो संतान है, कौन सी संतान? बाल विवाह से उत्पन्न संतान। इस बाल विवाह से उत्पन्न संतान का भरण पोषण और इसकी कस्टडी का प्रावधान धारा 5 करेगी। धारा 5 में कहा कि इसका भरण पोषण इसके पिता द्वारा किया जाएगा, और अगर भरण पोषण करने में पिता असमर्थ हो तो पिता के पिता द्वारा किया जाएगा। ये प्रावधान है। अब बात करें इसकी कस्टडी या अभिरक्षा की, तो सामान्य अगर परिस्थितियां हैं, सामान्य परिस्थितियां हैं, तो सामान्य परिस्थितियों को होते हुए इसकी जो अभिरक्षा है वो माता को सौंपी जाएगी। अगर बालक की आयु, शिशु की आयु 3 साल से कम हो, तो शिशु की आयु 3 वर्ष से अगर कम है तो सामान्य परिस्थितियों में उसकी जो अभिरक्षा है वो उसकी माता को दी जाएगी। नेक्स्ट जाने धारा 6। अब प्रश्न ये आता है कि बाल विवाह हुआ, उस विवाह से संतान उत्पन्न हुई, उस विवाह को अवैधेबल, शून्य करणीय करा दिया गया, तो ऐसे में ये जो संतान है इसकी लीगल एज क्या होगी? तो इसे हम यानी बाल विवाह से जो संतान उत्पन्न हुई है, बाल विवाह से उत्पन्न संतान की औरसता, यानी धारा 6 उसकी औरसता की बात करेगी। तो धारा 6 कह रही है ऐसी संतान जो बाल विवाह से उत्पन्न हुई है उसे धर्मज या औरस
माना जावेगा या कहा जावेगा। जिसे अगर मैं सामान्य भाषा में समझाऊं तो जायज कहा जावेगा, तो उसे धर्मज, औरस अथवा जायज कहा जावेगा। धारा 7 को जान लें। देखिए, धारा 4 में महिला संविदाकारी पक्षकार के लिए भरण पोषण है जो उसके पति द्वारा दिया जाएगा। न्यायालय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भरण पोषण की राशि, भत्ते की राशि, कार्रवाइयों के खर्चे तय करेगा, धारा 4। और धारा 5 में शिशु के लिए भरण पोषण की राशि तय करेगा। अब धारा 7 ये कह रही है कि न्यायालय जो है, जो उसने धारा 3 और धारा 4 और धारा 5 के अंतर्गत जो आदेश दिया है, भाई आदेश किस बात का दिया है? भरण पोषण का, या भरण पोषण की राशि देने का, या खर्चे देने का। तो धारा 7 में यह कहा है कि न्यायालय परिस्थितियों को फिर ध्यान में रखेगा और परिस्थितियों में अगर परिवर्तन हुआ है तो परिवर्तन होने पर न्यायालय क्या कर सकता है? धारा 4 और 5 के अंतर्गत जो आदेश दिए हैं खर्चे के और भरण पोषण के, उनके अंदर कमी कर सकता है, उनको बढ़ा सकता है और उनको रद्द भी कर सकता है। तो धारा 7 हमको ये बता रही है कि न्यायालय अपने आदेशों में परिवर्तन भी कर सकता है। जो उसने 4 और 5 में आदेश दे रखे हैं भरण पोषण के, उनकी राशि देने के, भत्ते की राशि, कार्रवाइयों के खर्चे, अन्यथा जो भी कोई बात है, तो वो परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसको कम भी कर सकता है, उसको बढ़ा भी सकता है और उसको रद्द भी कर सकता है। नेक्स्ट जानेंगे हम धारा 8 के बारे में। धारा 8 में ये कहा है कि जब ऐसी कोई बात होगी तो याचिका या अर्जी किस न्यायालय में दी जाएगी? तो याचिका या अर्जी देने वाला न्यायालय कौन सा होगा? तो उस जिले के न्यायालय में अर्जी दी जाएगी, उस जिले के न्यायालय में अर्जी दी जावेगी जहां विवाह संपन्न हुआ हो। भाई जिस स्थान पर विवाह संपन्न हुआ, जिस जिले में, उस जिले के जिला न्यायालय में अर्जी दे सकते हैं। जहां निवास करते हों दोनों में से कोई सा भी पक्ष, जहां निवास करता है उस जिले के न्यायालय में अर्जी दी जा सकेगी। और अर्जी वहां दी जा सकेगी जहां अंतिम बार दोनों साथ रहे हों। ऐसे जिले के जिला न्यायालय में जो है अर्जी दी जा सकेगी। नेक्स्ट हम जानते हैं सेक्शन 9 को। देखिए सेक्शन 9 से सेक्शन 11 में बाल विवाह के दंड का प्रावधान है। धारा 9 में यह कहा है कि अगर कोई वयस्क होते हुए बाल विवाह की संविदा करेगा,
तो उसे दंडित किया जाएगा। उसके लिए यह दंड होगा 2 वर्ष तक का कारावास या 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना। ये दंड होगा धारा 9 में। अगर कोई वयस्क हो तो ये बाल विवाह की संविदा करता है, यानी खुद 18 से अधिक है और बाल विवाह की संविदा कर रहा है, तो वो दंडित किया जाएगा इस कानून के अंदर, इस धारा के अंदर। धारा 10, धारा 10 कहती है कि जो भी कोई व्यक्ति बाल विवाह का अनुष्ठापन करेगा, अनुष्ठापन करना, तो उसे दंडित किया जाएगा। अनुष्ठापन यानी बाल विवाह का रीति रिवाजों के अनुसार कोई संपन्न कराएगा, जैसे पंडित हैं, मौलवी हैं, तो ये सब इस धारा में लपेटे में आ जाएंगे। और इनके लिए यहां पर दंड का जो प्रावधान है वो वही है जो धारा 9 में है। 2 वर्ष तक का कारावास इनको दिया जा सकेगा या 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना जो है इनके ऊपर लगाया जा सकेगा। ये दंड का प्रावधान है। अगर यहां कहीं अनुष्ठापन करने वाला न्यायालय में ये सिद्ध कर दे कि उसको किसी एंगल से ये नहीं लगा कि ये विवाह बाल विवाह है, तो उसको कहीं बचाव मिल सकता है, अन्यथा उसे दंडित किया जाएगा। और दंड से संबंधित बाल विवाह की इस कानून की अंतिम धारा, धारा 11, जो कहती है कि जो भी कोई बाल विवाह को अनुज्ञात करेगा, अनुष्ठापन में मदद करेगा, अनुष्ठापन में सहायता करेगा, उसको दंडित किया जाएगा। या बाल विवाह कराने की कोई परमिशन देगा, उसे दंडित किया जाएगा। जैसे मैरिज होम है और वहां पर बाल विवाह हो रहा है, तो मैरिज होम में बाल विवाह हो रहा है, तो यहां मैरिज होम वाला जो संचालक है उसका, वो धारा 11 का दोषी होगा, क्योंकि वो बाल विवाह को अनुज्ञात करवा रहा है। तो इसके लिए यहां दंड की वही व्यवस्था है जो 9 और 10 में है। 2 वर्ष तक का कारावास होगा या 1,00,000 रुपए तक के जुर्माने से उसे दंडित किया जा सकेगा। तो यहां आप देखते हैं, चाहे वो बैंड वाला हो, चाहे बाराती हो, चाहे हलवाई हो, चाहे मैरिज होम वाला हो, सभी इस धारा के अंतर्गत दंडनीय माने जाएंगे। लेकिन सरकार ने अब व्यवस्थाएं कुछ ऐसी कर दी हैं कि जिस क्षेत्र में बाल विवाह संपन्न होता है, हो रहा है, उस क्षेत्र के पटवारी को, वहां के सरपंच को, वहां के तहसीलदार को, और धारा 16 में हमने बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी लगा रखे, उनकी जिम्मेदारी दे दी है। अगर उनके क्षेत्र में ऐसी शिकायत सूचना मिलेगी तो उनको कार्रवाई करनी पड़ेगी, और फिर भी अगर ऐसा विवाह उनकी नाक के नीचे होता है तो सरकार उनको समय समय पर सस्पेंड भी कर देती है, कर सकती है। ये सारी बातें हैं। धारा 12 को भी अगर हम थोड़ा सा जाने तो धारा 12 में कहा है कि बाल विवाह शून्य करणीय होगा। कब शून्य करणीय होगा? जब बालक को कोई बहला फुसला कर ले गया है, जब बालक को इसलिए ले गया है कि उसका बाल विवाह कराया जा सके, या इसलिए उस बालक को बेचा गया है कि उसका बाल विवाह करा दिया जाए, तो ऐसा विवाह प्रारंभ से ही शून्य करणीय माना जाएगा। ये बात धारा
12 में कहा है, यानी कतिपय परिस्थितियां जिनमें बाल विवाह शून्य करणीय होगा। अब नेक्स्ट हम बात यहां करें तो यहां पर धारा जो 16 है उसके अंतर्गत एक अधिकारी की नियुक्ति की जा रही है, जिस अधिकारी का नाम है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी। उस अधिकारी का क्या नाम है? बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी। अब ये जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी है, इसका कर्तव्य क्या है? बाल विवाहों को रोकना। एक और बात हम जान लें, अगर बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई सद्भावना पूर्वक की जा रही है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगी और उसके लिए उस अपराध के लिए जो अधिकारी है उसको कोई अभियोजन नहीं उसके ऊपर चलाया जाएगा। अपराध की श्रेणी नहीं। एक बात और हम यहां पर जान लें, वो बात यह है कि बाल विवाह के जो अपराध हैं वो संज्ञेय हैं और संज्ञेय होने के साथ साथ गैर जमानतीय हैं। तो बाल विवाह के जो अपराध हैं वो संज्ञेय होंगे और गैर जमानतीय होंगे। कानून में एक बात और साफ साफ लिखी है कि विवाह पूर्व की तैयारियां कोई अपराध का गठन नहीं कर रही, कोई अपराध नहीं। इस बात को समझें कि आपने डेकोरेशन की हुई है, लाइटें लग रही हैं, म्यूजिक बज रहा है, खाना चल रहा है, कोई अपराध नहीं है। अपराध कब होगा? जब बाल विवाह संपन्न होगा, यानी उससे पहले की जो तैयारियां आप कर रहे हैं वो अपराध की श्रेणी में कानून में नहीं रखी गई हैं। एक और बहुत ही दिलचस्प बात, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, अभी 2 दिन पहले की 3 दिन पहले की घटना है, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, जहां एक व्यक्ति ने अपने बेटे की एंगेजमेंट की और एंगेजमेंट की तो वो जो उनका बेटा है, वो लड़का है, वो अभी बालक है इस कानून के अंतर्गत। तो कहीं शिकायत हुई और शिकायत होने पर पुलिस उसे पकड़कर ले गई, उसके पिता को। लेकिन कोर्ट ने यह कहा कि अभी उसने विवाह नहीं किया है। अभी जो हमने जाना कि विवाह की पूर्व तैयारियां कोई अपराध का गठन नहीं करती, अभी उसने विवाह नहीं किया है, अभी तो उसने एंगेजमेंट की है, मंगनी या सगाई की है, विवाह नहीं किया। तो न्यायालय ने कहा कि कानून या अधिनियम कह रहा है उसने अपराध नहीं किया, पर कुछ कानून के जानकार हैं, ज्ञाता हैं, विशेषज्ञ हैं, वो कहते हैं कि इसमें संशोधन की जरूरत है, इसे भी अपराध घोषित करना चाहिए, क्योंकि आज नहीं किया तो कल करेगा, वो विवाह तो करेगा। पर कानून में लिखा है विवाह पूर्व की तैयारियां अपराध नहीं है, अभी तो उसने विवाह किया नहीं है, केवल विवाह के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, एक जो है संविदा की है कि हम आपके साथ इस लड़के का विवाह कर देंगे, तो उसको छोड़ दिया गया। उसमें कोई दिक्कत ऐसी नहीं आई, कानून का हवाला दिया गया कि कानून ही कह रहा है कि विवाह पूर्व तैयारियां कोई अपराध नहीं मानी जावेंगी, क्योंकि उसने अभी अपराध गठित नहीं हुआ है, क्योंकि उसने अभी शादी नहीं की है, या विवाह जो हुआ है अभी होना है वो बाल विवाह की श्रेणी में नहीं आता है। तो आप इसको देखते रहें, समझते रहें, जानते रहें। आज का ये टॉपिक था हमारा, इसको ध्यान से पढ़ें, रिवाइज करके पढ़ें, बार बार देखें, जिससे आपके क्लियर हो जाए। संक्षेप में पढ़ के जाएं, अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है, आप अपनी तैयारी में जुटे रहें। धन्यवाद।